आज की दुनिया के चाहने वाले सभी दोस्तों का स्टडी विद फौजी फैमिली में मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज दोस्तों हम इंडियन पॉलिटी का जो रिवीजन का एपिसोड चल रहा था उसके साथ साथ कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगी। आशा करता हूं दोस्तों अब तक के जो पॉलिटी के रिवीजन के जो एपिसोड है वो आप कंटिन्यू निरंतरता के साथ देख रहे होंगे। अगर दोस्तों आपने ऐसा नहीं किया है तो आप कंटिन्यू दोस्तों अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रखिए ताकि एग्जाम में आपको सफलता मिल सके। तो आज का दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जो भी पैटर्न है आपका उसके मुताबिक अगर आप तैयारी नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अधूरी रह जाती है और जिसके कारण एग्जाम में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए दोस्तों सबसे पहले मैंने एक टाइम मैनेजमेंट पर और एक टाइम टेबल पर दो प्रकार के वीडियो बना रखे हैं जो कि इसी चैनल में आपको मिलेंगे। तो वहां से जाकर के दोस्तों आप अपने पढ़ाई का जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है कैसे उसको हासिल करना है वो उसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आज हम जानकारी लेने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इससे संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो मास्टर वीडियो है वो 11:15 घंटे का आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। अब उसका जो रिवीजन का एपिसोड है वो 5 अब तक डल चुके हैं। अब दोस्तों उसके साथ साथ जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तब दोस्तों यानी भारतीय राज व्यवस्था या फिर भारतीय संविधान को पढ़ते पढ़ते हमें क्या करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी ले लेनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे वैश्विक राजनीति, यानी भारतीय राजनीति के साथ साथ हमें वैश्विक राजनीति के बारे में भी पता होना चाहिए। और कभी कभी दोस्तों हमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं बेसिक जानकारी दोस्तों उनसे संबंधित आज मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें आप देखेंगे वैश्विक राजनीति में आईआर का मतलब क्या है और जीआर का मतलब क्या है। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर एक है समझौता। समझौता किसे कहते हैं, यानी दोस्तों एग्रीमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। उसके बाद में दोस्तों जानकारी लेंगे संधि, यानी जो ट्रीटी होती है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर अभिसमय यानी कन्वर्सेशन। तो इससे संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। तो अब दोस्तों आपको मैं एक चीज बताता हूं। सबसे पहले भारतीय राज व्यवस्था पढ़ने के बाद में आपने उस वीडियो को देखने के बाद में देखा होगा कि कहीं कहीं देशों का इस्तेमाल किया जाता है और कहीं राज्यों का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी देश को देश न कह करके वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा किस शब्द का दोस्तों, राज्य शब्द का। अब दोस्तों राज्य शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन और जीआर का मतलब दोस्तों ये जीआर शब्द कब बना और कहां से आया। ये आया दोस्तों 1990 के बाद, यानी 1991 के अंदर दोस्तों जैसे ही वैश्वीकरण हुआ उसी के दौरान दोस्तों ये आया जीआर यानी ग्लोबल रिलेशन। तो ये दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। अब दोस्तों ये इंटरनेशनल रिलेशन किसके मध्य होता है, ग्लोबल रिलेशन जो होता है वो किन किन के मध्य होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि दो या दो से अधिक देशों या फिर दोस्तों राज्यों के मध्य जो व्याप्त संबंध है उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन या फिर ग्लोबल रिलेशन कहते हैं। यानी दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है किसके मध्य होगा, दो या दो से अधिक देशों के मध्य होगा, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे यहां पर है राज्य शब्द।
तो जैसे मान लो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं आपको, यूपी/एमपी, क्या हम ये जो राज्य है उन राज्यों को अंतरराष्ट्रीय, इनके बीच में जो भी संबंध होगा क्या उसे हम अंतरराष्ट्रीय संबंध कहेंगे? तो आपका आंसर होगा नहीं। ऐसा क्यों? तो उसके बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों राज्य और देश का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसकी विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर राज्य और एक शब्द आता है दोस्तों आपका देश। तो ये दोस्तों आप दो शब्द देख रहे हो यहाँ पर, ये है राज्य और ये है देश। अब दोस्तों आपको पता है, सबसे पहले इससे पहले वाला जो इंडियन पॉलिटी का रिवीजन का एपिसोड है उसके अंदर मैंने बताया था आपको राज्य के प्रमुख अंग। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए सबसे पहले कि राज्य के अंग कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 दोस्तों, मैंने आपको वहां पर 4 महत्वपूर्ण अंग बताए थे राज्य के। तो राज्य के 4 अंगों में दोस्तों सबसे पहला अंग जो था वो था भूमिका, यानी दोस्तों क्षेत्रफल। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बाद में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण अंग आता है जिसको हम क्या कहते हैं, नंबर 2 पे लिख देता हूं दोस्तों, जनसंख्या। तो ये आ गया दोस्तों आपका जनसंख्या। तो इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, तीसरे नंबर पर आएगा सरकार। तो ये आएगी दोस्तों आपकी सरकार। ये तो हो गए दोस्तों 3 महत्वपूर्ण टॉपिक। ये चाहे कोई भी राज्य हो या फिर देश हो, उसमें 3 तो महत्वपूर्ण है और जरूरी है। ये बिंदु जब तक दोस्तों आप देखेंगे, ये 3 तो महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिसके अंदर क्षेत्रफल होना चाहिए किसी भी राज्य के पास में, और क्षेत्रफल जब होगा, भूमि होगी, तो दोस्तों भूमि पर निवास करने वाले, स्थायी रूप से निवास करने वाले नागरिक भी होने चाहिए। यानी क्या होना चाहिए दोस्तों, जनता होनी चाहिए वहां पर, जनता। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर टॉपिक। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर तीसरा जो अंग है महत्वपूर्ण, वो क्या होगा, सरकार का होगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है आपका संप्रभुता। तो ये है दोस्तों आपकी संप्रभुता। तो अब दोस्तों आप सबसे पहले देखिए कि ये है आपका राज्य और ये है देश। अब दोस्तों इसमें अंतर क्या है, राज्य और देश में या राष्ट्र में? तो सबसे पहले दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि राज्य का मतलब है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अगर देखा जाए तो कोई भी देश है उसको हम यहाँ पर राज्य कहते हैं, न कि देश। तो इसलिए दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि ये देश और राज्य में अंतर क्या है। देखो, जो राज्य है उसके पास में ये चारों अंग होंगे, लेकिन दोस्तों देश होने के लिए चारों होने की जरूरत नहीं है। अगर संप्रभुता नहीं है, भूमि, क्षेत्रफल और जनसंख्या और सरकार, अगर ये 3 चीजें, तब भी वो देश या राष्ट्र तो कहलाएगा, लेकिन वो दोस्तों पूर्ण राज्य नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा दोस्तों? क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो उसको अगर मान्यता नहीं देती है, स्वीकार नहीं करती है। जैसे मान लो दोस्तों एक समय था जब भारत आज़ाद होने से पहले जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जो रियासतें थी वो, और साथ ही दोस्तों आपने देखा होगा कि जो अलग अलग रियासतें थी वो अपने आप को एक अलग देश बनाने की कोशिश करती थी। अब दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं, उनके पास में क्या था, क्षेत्रफल भी था, जनता भी थी, सरकार भी थी। सरकार का मतलब है दोस्तों यहाँ पर राजा जो शासन करने वाला था, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता क्यों नहीं थी? क्योंकि दोस्तों जैसे मान लो जूनागढ़ है, हैदराबाद है और जम्मू कश्मीर है, ये अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों संप्रभुता उनके पास नहीं थी। किसके पास थी?
ये भारत सरकार के पास थी संप्रभुता। इसलिए दोस्तों आपने देखा कि किसी भी राज्य को, अब दोस्तों यहाँ पर राज्य का मतलब यूपी और एमपी में अगर आप देखेंगे तो यूपी और एमपी के मध्य कोई भी समझौता होगा तो उसको आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई है, संस्थाएं जितनी भी बनी हुई है, वो अगर किसी से भी संबंध स्थापित करेगा तो वो किससे करेगा? राज्य से, अर्थात किससे? देश से करेगा। अब दोस्तों राष्ट्र, देश और यहाँ पर राज्य, तो सबसे पहले दोस्तों जो राज्य होता है उसके पास में क्या होता है? क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये चारों महत्वपूर्ण अंग होते हैं, तब जाकर वो क्या कहलाता है दोस्तों? एक राज्य कहलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर देखेंगे तो दोस्तों आप सबको पता है आज के समय में इस संप्रभुता के साथ ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज है दोस्तों? वो है आपका, आपने देखा दोस्तों 1991 के अंदर यानी 90 के बाद में जैसे ही वैश्वीकरण हुआ, उस वैश्वीकरण के माध्यम से दोस्तों 5 चीजें सबसे ज्यादा खुली हो गई, यहाँ पर ओपन हो गई। यहाँ तक क्या था दोस्तों? क्लोज था सब काम। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जैसे ही वैश्वीकरण हुआ तो 5, जो कि दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जिसके बारे में विस्तार से। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमने ये जान लिया राज्य और देश से संबंधित। अब दोस्तों चलते हैं आगे जिसके अंदर हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले समझौता किसे कहते हैं, बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों आगे के जो टॉपिक है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे एग्रीमेंट अर्थात समझौता किसे कहते हैं। नंबर 1 चीज दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए या फिर उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर आप देखेंगे पूर्ति हेतु एक अनौपचारिक मसौदा होता है जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? समझौता कहते हैं या फिर एग्रीमेंट कहते हैं। अब दोस्तों ये जो एग्रीमेंट होगा, ये जो समझौता होगा 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य होगा, लेकिन दोस्तों इसकी शर्तें जो इसके भागीदार राष्ट्र होते हैं या देश होते हैं या राज्य होते हैं उनके लिए बाध्यकारी नहीं होती। अब दोस्तों सबसे पहले आपने देखा कि समझौता किसे कहते हैं, समझ गए होंगे आप कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में कोई भी एक खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए उससे संबंधित दोस्तों जो भी वो क्या करेंगे, एक अनौपचारिक बैठक करेंगे या फिर अनौपचारिक जो मसौदा तैयार करते हैं उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? समझौता कहते हैं। लेकिन इस समझौते की जो भी शर्तें होगी, जो भागीदार देश है उनके लिए दोस्तों जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है कि वो उन शर्तों को माने। उसके बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ पर संधि के मध्य। यहाँ पर दोस्तों ये है ट्रीटी, तो इसमें आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अब दोस्तों संधि और समझौते में आप अंतर समझने वाले हैं, इसलिए दोस्तों ध्यान से सुनना। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप देखिए 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य किसी खास उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक औपचारिक, अब दोस्तों यहाँ पर क्या था? अनौपचारिक थी बातें। अब यहाँ आते आते होगी दोस्तों औपचारिक समझौता करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब दोस्तों आपने देखा समझौते की शर्तें संबंधित जो भी राष्ट्र है उससे राष्ट्रों पर क्या है, जो भागीदार देश है उन पर बाध्यकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे ही संधि हो जाती है तो इन पर क्या है, जो भी संबंधित देश है उनके लिए ये जो संधि की शर्तें हैं वो बाध्यकारी हो जाती है, मानना पड़ेगा, ये जरूरी हो जाता है। अगर दोस्तों कोई राष्ट्र कहे मैं तो इसको नहीं मानता, नहीं स्वीकार करता, ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों? उल्लंघन करने पर उस पर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कार्रवाई होगी। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि संधि और समझौते में कितना अंतर है। अब दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए संधि और समझौते से संबंधित, गलत नहीं होना चाहिए, या फिर इंटरव्यू के माध्यम से आपसे पूछा जाए क्वेश्चन,
तब भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया आपका समझौता के बाद संधि, और संधि के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या देखते हैं, सबसे पहले ये है दोस्तों आपका अभिसमय। इसका क्या महत्व है, तो ये है दोस्तों आपका दो या दो से अधिक देशों के मध्य संधि में जाने से पहले, यानी दोस्तों ये जो संधि होगी, इस संधि में जाने से पहले दो या दो से अधिक देश क्या करेंगे दोस्तों, पहले वार्तालाप करेंगे, अर्थात क्या करेंगे, अथवा दोस्तों यहाँ पर वो एक रोड मैप तैयार करेंगे। जब दोस्तों ये रोड मैप तैयार करेंगे दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यहाँ पर ये समझ जाएंगे कि हमें इस संधि के माध्यम से कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्देश्य, जो खास उद्देश्य है, उनको पूरा करना है। तो ये दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे समझौता किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, या फिर अभिसमय किसे कहते हैं। अगर दोस्तों कोई आपसे पूछे कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, तो दोस्तों आप किसको बताएंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर ये जो अभिसमय है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, संधि में जाने से पहले कुछ रोड मैप तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या है दोस्तों, इस संधि के अंदर जो भी निर्णय लिए जाएंगे या जो भी यहाँ पर क्या है नियम और शर्तें जो बनाई जाएगी, उससे पहले एक औपचारिक रूप से वार्तालाप होती है दोस्तों, जिसको अभिसमय कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक की जानकारी आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों आगे हम जो महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और उसके बाद में दोस्तों वैश्विक राजनीति। ये क्लासें धीरे धीरे नियमित रूप से चलती रहेगी दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और दे देता हूं आपको कि आप इसको कवर कहां से करेंगे। एक तो दोस्तों जो ये वीडियो क्लास है इसके माध्यम से, और एक इसकी जो PDF मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, उसके माध्यम से करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हैं अलग से बुक, तो एक बुक आती है दोस्तों पुष्पेश पंत की, वो पढ़ सकते हैं दोस्तों। और उस बुक के साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा दोस्तों समकालीन विश्व की राजनीति, NCERT बुक, भारत तथा विश्व, इनको भी पढ़ सकते हैं। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही दोस्तों आपको न्यूज़पेपर यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए दोस्तों किताब एक बार लिख दी गई है। जो भी परिवर्तन होते रहेंगे वो दोस्तों बार बार किताब में अपडेट नहीं हो सकते, लेकिन दोस्तों आपको न्यूज़पेपर जरूर फॉलो करना है। तो उसकी वजह से दोस्तों आपको क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या फिर विश्व बिरादरी में जो भी घटनाएं घटेगी, उन घटनाओं को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जिसके अंदर वैश्विक राजनीति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।